नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे औद्योगिकीकरण के युग की। आप जानते हैं, औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? धुआं उगलती बड़ी बड़ी चिमनियां और विशाल कारखाने, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये रातों रात कारखानों के खुलने की कोई साधारण कहानी नहीं है। ये तो कारण और प्रभाव की एक बहुत ही जटिल, पूरी दुनिया को हिला देने वाली लहर थी। तो चलिए आज इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे यूरोप में सामान बनाने के तरीकों में हुए एक छोटे से बदलाव ने मीलों दूर हमारे भारत के व्यापार, यहाँ के मजदूरों और पूरे समाज में एक जबरदस्त उथल-पुथल मचा दी थी। इस पूरे ऐतिहासिक यात्रा को हम कुछ मुख्य पड़ावों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कारखानों से पहले का युग, फिर ब्रिटेन में कारखानों का उदय, उसके बाद भारतीय बुनकरों की दुर्दशा और भारत में शुरुआती औद्योगिकीकरण, और अंत में हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव और उन नए बाजारों और विज्ञापनों की जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कारखानों से पहले के युग की, यानी उस दौर की जब फैक्ट्रियां बनी ही नहीं थीं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की अवधारणा है जिसे आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन तो सिर्फ फैक्ट्रियों में ही हो सकता है, राइट? लेकिन हकीकत में कारखानों के बनने से बहुत पहले ही गांवों के कारीगर और किसान अपने ही घरों में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भारी मात्रा में सामान तैयार कर रहे थे। जी हाँ, घरों से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? दरअसल उस समय शहरों में बड़े बड़े व्यापारिक संगठनों का, जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता था, बाजार पर पूरा कब्जा था। वो नए लोगों को बाजार में घुसने ही नहीं देते थे। तो नए सौदागरों ने क्या किया? उन्होंने गांवों का रुख कर लिया। वहीं दूसरी तरफ गांव में छोटे किसानों की खेती से होने वाली आमदनी लगातार कम हो रही थी। तो जब इन सौदागरों ने उन्हें घर बैठे काम करने के लिए एडवांस पैसे दिए, तो किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया। उनके लिए तो ये अपनी डूबती आर्थिक स्थिति को बचाने का एक शानदार मौका था। कह सकते हैं कि ये सौदागरों और किसानों के बीच एक जबरदस्त फायदेमंद साझेदारी बन गई थी। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रिटेन में कारखानों के उदय यानी फैक्ट्रियों की असल शुरुआत को। शुरुआती समय की स्थिति बड़ी दिलचस्प थी। कपास या कॉटन उस नए युग का सबसे बड़ा प्रतीक था। पर उस समय एक तरफ इंसानी हाथों का श्रम था और दूसरी तरफ मशीनों की नई ताकत। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। लोग बहुत थे, इसलिए श्रम काफी सस्ता था। और सबसे बड़ी बात, समाज का जो अमीर और उच्च वर्ग था वो हाथ से बनी चीजों को ही पसंद करता था, क्योंकि उनमें एक अलग ही नजाकत और बारीकी होती थी। दूसरी तरफ मशीनें थी, बहुत महंगी, जल्दी खराब होने वाली, और उनसे एक ही तरह का सामान भारी मात्रा में बनता था। इसीलिए आप यकीन नहीं करेंगे, शुरुआती ब्रिटिश उद्योगपति नई तकनीक और मशीनों को अपनाने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते थे। इस हिचकिचाहट का एक बहुत बड़ा सबूत दूं, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में कुल मिलाकर सिर्फ 321 भाप के इंजन मौजूद थे। सिर्फ 321। ये एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये साफ दिखाता है कि औद्योगिक क्रांति के एकदम शुरुआती दौर में भी इंसानी हाथों का काम ही उद्योग की जान था। मशीनें कोई रातों रात आकर दुनिया पर छा नहीं गई थीं। अब अपने सफर को यूरोप से मोड़कर भारत की तरफ लाते हैं। बात करते हैं भारतीय बुनकरों की दुर्दशा और हमारे अपने कपड़ा उद्योग पर हुए प्रहार की। भारत के महीन सूती और रेशमी कपड़ों का तो पूरी दुनिया में डंका बजता था। सूरत और हुगली जैसे बंदरगाहों से व्यापार खूब फलता फूलता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा जमाने के लिए एक नई चाल चली। उन्होंने गुमाश्ता नाम के कर्मचारी नियुक्त किए। अब ये गुमाश्ता कौन थे? कंपनी ने इन्हें वेतन पर इसलिए रखा ताकि बीच के जो स्थानीय दलाल थे उन्हें हटाया जा सके और सीधे बुनकरों पर शिकंजा कसा जा सके। ये गुमाश्ता बुनकरों को कर्ज या पेशगी देते थे। एक बार कर्ज ले लिया तो बुनकर कंपनी के जाल में फंस जाता था। अब उसे अपना सारा माल सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही बेचना पड़ता था। इस एक चाल ने भारतीय बुनकरों की सदियों पुरानी आज़ादी पूरी तरह छीन ली। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुआ मैनचेस्टर का कहर, जिसने एक के बाद एक कई झटके दिए। सबसे पहले तो ब्रिटेन ने भारतीय कपड़ों के अपने यहाँ आने पर भारी टैक्स लगा दिया। इससे भारत का जो इतना बड़ा एक्सपोर्ट बाजार था वो लगभग खत्म सा हो गया।
फिर उन्होंने भारत के बाजारों को मैनचेस्टर के सस्ते मशीनी कपड़ों से पाट दिया। और मानो इतना काफी नहीं था कि तभी दुनिया में एक और घटना हो गई, अमेरिकी गृह युद्ध। अमेरिका से ब्रिटेन को कपास मिलना बंद हुआ तो ब्रिटेन ने भारत से भारी मात्रा में कच्चा कपास खरीदना शुरू कर दिया। इसका नतीजा, भारत में ही कच्चे कपास की कीमतें आसमान छूने लगीं। बेचारे स्थानीय बुनकर बुरी तरह फंस गए। ना तो उनका माल खरीदने वाला कोई बाजार बचा था और ना ही कपड़ा बनाने के लिए सस्ता कच्चा माल। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये खुद चीख चीख कर भारतीय सूती निर्यात के पतन की कहानी बता रहे हैं। साल 1800 में जहां भारत का सूती कपड़े का निर्यात कुल निर्यात का 30% हुआ करता था, वो 1815 तक गिरकर आधा यानी सिर्फ 15% रह गया। और 1870 आते आते ये मात्र 3% पर सिमट कर रह गया। सोचिए, महज चंद दशकों में एक पूरी की पूरी फलती फूलती अर्थव्यवस्था कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन नंबरों के पीछे लाखों परिवारों की बर्बादी छिपी थी। पटना के तत्कालीन कमिश्नर का ये बयान इसी कड़वी जमीनी हकीकत को बयां करता है। वो बताते हैं कि कैसे जहानाबाद और बिहार के जिन इलाकों में कभी कपड़ों का विशाल उत्पादन होता था, वहां अब पूरी तरह काम ठप हो गया था। मैनचेस्टर की उन सस्ती मशीनी चीजों ने हमारे कुशल कारीगरों के पूरे क्षेत्र को बेरोजगारी के अंधेरे में धकेल दिया था। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। आइए देखते हैं भारत में प्रारंभिक औद्योगिकरण और भारतीय कारखानों की शुरुआत को। इतने भारी औपनिवेशिक दबाव के बावजूद भारत के कुछ बेहद दूरदर्शी लोगों ने हार नहीं मानी। द्वारकानाथ टैगोर और जमशेदजी टाटा जैसे उद्यमियों ने चीन के साथ व्यापार करके जो पूंजी जुटाई थी, उससे उन्होंने अपने ही देश में एक नए औद्योगिक साम्राज्य की नींव रख दी। 1854 में बंबई में हमारी पहली सूती मिल लगी। उसके ठीक अगले साल 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल खुल गई। फिर 1860 के दशक में उत्तर भारत के कानपुर में और 1874 तक आते आते दक्षिण में मद्रास में भी कारखाने स्थापित हो गए। भारत में भी एक नए युग का पहिया तेजी से घूमने लगा था। अब यहाँ एक बहुत ही चतुर बिजनेस स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। इन शुरुआती भारतीय उद्योगपतियों ने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने जानबूझकर मैनचेस्टर के महीन कपड़ों से सीधे पंगा नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि वहां की मशीनें बेहतर थीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी मिलों में मोटा सूती धागा बनाना शुरू किया। ये मोटा धागा भारत के अपने घरेलू बुनकरों के काम भी आता था और इसे चीन को भी बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। थी ना ये एक कमाल की रणनीति, बिना सीधे टक्कर लिए अपना एक सुरक्षित बाजार बना लेना। कारखाने तो बन गए, लेकिन भाई इन्हें चलाने के लिए तो हजारों मजदूरों की जरूरत थी। यहीं एंट्री होती है जॉबर की। ये जॉबर कारखाने के मालिक का ही कोई बहुत पुराना और भरोसेमंद आदमी होता था। इसका काम था आसपास के गांवों में जाना, नए मजदूरों को ढूंढ कर लाना और उन्हें शहर में काम और रहने का ठिकाना दिलाना। धीरे धीरे इन जॉबर्स के पास इतनी पावर आ गई कि शहर के नए मजदूरों की पूरी रोजमर्रा की जिंदगी पर इनका एक तरह से पूरा कंट्रोल ही स्थापित हो गया था। अब चलते हैं इस इतिहास के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, जहां एक युद्ध ने भारत में औद्योगिक उछाल ला दिया। ये पूरा घटनाक्रम एकदम किसी चेन रिएक्शन जैसा है। जैसे ही यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन के सारे कारखाने अपनी सेना की जरूरतें पूरी करने में व्यस्त हो गए। इसका सीधा असर क्या हुआ? भारत में मैनचेस्टर से जो माल आ रहा था, वो रातों रात लगभग बंद सा हो गया। अचानक से भारतीय कारखानों के सामने एक बहुत बड़ा और एकदम खाली घरेलू बाजार पड़ा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मिलों को भी सेना के लिए वर्दी, टेंट और जूट की बोरियां बनाने के भारी भरकम ठेके दे दिए। इस एक अप्रत्याशित घटना ने भारतीय औद्योगिक उत्पादन को मानो रॉकेट की तरह आसमान पर पहुंचा दिया। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी पड़ाव पर, नए बाजार और विज्ञापन, यानी लोगों को अपना सामान खरीदने के लिए लुभाने की कला। देखिए, सिर्फ सामान बनाना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो ग्राहकों को उसे खरीदने के लिए राजी करना होता है। उस समय विदेशी वस्तुओं को बेचने के लिए अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाक मार्केटिंग रणनीति अपनाई। कपड़ों के बंडलों पर मेड इन मैनचेस्टर का बड़ा बड़ा लेबल लगाया जाता था, जो उस समय बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी माना जाता था। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। भारतीय ग्राहकों के दिलों में जगह बनाने के लिए उन्होंने इन कपड़ों की पैकेजिंग और कैलेंडरों पर कृष्ण और सरस्वती जैसे हमारे अपने भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें छापनी शुरू कर दी। मकसद एकदम साफ था, ताकि ये विदेशी सामान भी भारतीयों को एकदम अपना और जाना पहचाना सा लगे। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया जरूर घूमता है।
जब स्वदेशी आंदोलन का दौर आया तो हमारे भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के इसी विज्ञापन वाले हथियार को पलटकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने भी विज्ञापनों और कैलेंडरों का सहारा लिया, लेकिन इस बार उन पर राष्ट्रवादी संदेश छपे होते थे। इन विज्ञापनों के जरिए देशवासियों से अपील की गई कि वे भारत में बने सामान को अपनाएं और विदेशी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करें। अब विज्ञापन महज सामान बेचने का जरिया नहीं रह गए थे, बल्कि वो राष्ट्रीय आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक विरोध का एक बहुत ही शक्तिशाली साधन बन चुके थे। तो दोस्तों, इस पूरे सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर आज से 100 साल पहले 7 समंदर पार बैठे कारखानों और इन विज्ञापनों ने हमारी पूरी दुनिया के मजदूरों, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को इतनी गहराई से बदल कर रख दिया था, तो आज की ये मॉडर्न ग्लोबल सप्लाई चेन और डिजिटल मार्केटिंग आज की दुनिया को किन-किन अदृश्य तरीकों से बदल रही होगी, ये सोचने वाली बातें है ना। खैर, इस विषय पर हमारा आज का ये दिलचस्प विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।